छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं। शाम एक किसान। शाम एक किसान है ना। और चैप्टर 8वां है ये। इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बेटा, इस कविता को मैं सब आपके सामने मैंने स्क्रीन पे शेयर भी किया है। सबसे पहले मैं इसका सारांश बता दूं, फिर इसके कविता को अपन देखेंगे, है ना। सारांश से आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएगी कि कविता क्या है, कविता किस बारे में। नाम कविता का शीर्षक से ही आपको समझ में आ रहा है कि शाम एक किसान, मतलब एक शाम का वर्णन है ना, जो किसान के रूप में। किसान और शाम के बीच का एक कोई संबंध यहाँ पर कवि प्रस्तुत करने जा रहा है। शाम आप देखी है, लेकिन गांव की शाम और गांव के किसानों के साथ जिस प्रकार की शाम यहाँ पे कवि देख रहा है, वो इसका यहाँ पर वर्णन कवि कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इसका सारांश आपको बता दूं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। यहाँ पर कवि जो है एक जाड़े की शाम है, एक जाड़ा मतलब ठंड का, है ना, ठंड का समय है, ठंडी का समय है, और उस समय एक किसान के रूप में एक शाम का, जाड़े की शाम का यहाँ पे कवि जो है इसका वर्णन कविता में कर रहा है। और एक प्राकृतिक दृश्य मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड है, जो प्रकृति में हमको दिखाई देता है ना। प्रकृति के हमारे सामने बहुत सी चीज़ें देखा है, जो प्राकृतिक, जिसको हम कह सकते हैं नदी है, झरने हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब कैसे है, प्राकृतिक दृश्य। तो इन दृश्यों का यहाँ पर चित्रण कवि ने किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ जो है एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है ना। जब वो पहाड़ को देखता है और कल्पना करता है, वो किसान को भी जब देखता है ना, गांव से अपने आप को जोड़ रहा है, गांव के साथ अपने आप को कभी जोड़ रहा है, और वो उसको जब गांव में जाकर रहता है और गांव में वो देखता है, गांव का किसान जब किसी मेड़ पर बैठा हुआ है, कहीं पे बैठा रहता है, तो वो किस प्रकार से दिखता है, तो वो कवि को अब लग रहा है कैसा दिखता है, आकाश की तरह। किसके जैसे, आकाश के जैसे। उसके सिर पर बंधे साफे के समान पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, है ना। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं, जो मैंने शेयर किया वही मैं आपको पढ़ के अभी सुना रहा हूँ कि एक जो है एक प्राकृतिक दृश्य का कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है, और इस दृश्य में पहाड़ जो है बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। आकाश किसके समान दिख रहा है, एक साफा। साफा आप जानते हो, साफा मतलब जो पगड़ी। किसान लोग अक्सर जो है, गांव में आप जाओगे, गांव में देखोगे तो किसान लोग क्या बांधे रखते हैं, अपने सिर पर एक पगड़ी बांधे रखते हैं, किसी प्रकार का कपड़ा या ऐसी पगड़ी बांध कर रखते हैं। तो वो जो है उसके सिर पर बंधे साफे के समान क्या दिखता है, आकाश, है ना। किसको, कवि को। कवि ऐसा महसूस कर रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। और जो बहती हुई नदी है ना, वहाँ पर वो जब देखता है कि एक नदी भी बह रही है, और नदी कैसे दिखती है, जब किसान अपने घुटनों के ऊपर, आप जो लोग गांव से रिलेटेड हो या गांव को जिन्होंने अच्छे से देखा है, गांव के साथ जिनके संबंध बने हुए, जो जाते आते रहते हैं खेतों में, जो लोग जाते हैं, किसान को जब देखोगे तो अक्सर जो किसान जब बैठता है तो जो घुटनों के बल बैठता है, जिसको हम उकड़ होकर बैठना कहते हैं, तो एक चादर भी जो है एक उसके अपने ऊपर ऐसा डाल लेता है ना। कि कैसे रखता है, घुटनों पर एक चादर, उसका गमछा, जिसको आप बोल सकते हैं गमछा या चादर, वैसा डाल कर रखता है। तो वो कवि को कैसे दिख रही है, वो नदी के रूप में, है ना। नदी जो है वो उसको कैसे दिख रही है, उसकी उसके किसान के घुटनों पर रखी हुई चादर सी दिख रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। और पास ही में जो पलाश के वृक्ष लगे हुए, आपने देखा होगा अक्सर, मैंने बोला कि जाड़े के समय का वर्णन है, और लगभग जाड़ा के समय की ये जो पलाश के फूल आने लगते हैं, मतलब जाड़ा खत्म होने लगता है ना। होली का समय लगभग आने लगता है उस समय, यदि हम उसका वर्णन ऐसा देखें तो ये वो समय। तो उस समय पलाश के वृक्ष पे भी क्या है, लाल लाल फूल खिले हुए। लाल लाल फूल जो है वो कैसे लग रहा है उसको, जलती हुई अंगीठी के समान। कवि को ये फूल कैसे दिख रहा है, जलती हुई अंगीठी। अंगीठी आप लोग को मालूम होगा, गाँव में आगी वगैरह जलाते हैं या सिगड़ी वगैरह जलाते हैं, तो जो अंगारा निकलता है उसको क्या कहते हैं अपन, अंगीठी। तो अंगीठी के समान वो लाल फूल, पलाश के फूल कवि को प्रतीत हो रहा है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार। और पूर्व क्षितिज पर, है ना, मतलब पूर्व की दिशा में, जब क्षितिज किसको कहते हैं अपन, जहाँ पर आसमान और पृथ्वी ये इसका मिलन होते दिखता हमको, है ना। जब हम दूर तक देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर आकाश और पृथ्वी का जो है मिलन हो रहा है, मिल रहे हैं।
वहाँ पूर्व क्षितिज पर घना होता हुआ अंधकार, एक अंधकार हो रहा है ना, घना अंधकार हो रहा है। झुंड में बैठी भेड़ों जैसा प्रतीत हो रहा है कि भेड़ों का एक झुंड है ना, भेड़ों का एक झुंड है, वो ऐसा कवि को यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। और पश्चिम दिशा में जो सूरज है, डूबता हुआ सूरज, अब पश्चिम में क्या हो रहा है, सूरज डूबता है। आपको सबको मालूम कि हमारे पश्चिम दिशा में सूरज क्या हो रहा है, डूबता है हमेशा। तो जो सूरज डूब रहा है वो क्या लग रहा है, चिलम पर सुलगती आग की भांति। चिलम पर सुलगती आग मतलब चिलम आपने देखा होगा, आप कई लोग जानते हो चिलम, गांव में अक्सर जो है किसान लोग चिलम पीते हैं, है ना, कि एक प्रकार से वो नशा करने की उनकी चीज़ है। उसमें कुछ तंबाकू वगैरह डालते हैं और उसके बाद वो पीते हैं। तो ये जो सुलगती हुई चिलम की आग की भांति वो उसको दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है, सूरज का डूबना, सूरज का वो अंगारा। जब आपने देखा होगा सूरज जब डूबता है तो कैसे लाल लाल उसके लाल सा प्रतीत होता है, तो वो जो चिलम पे रखी हुई अंगारा जो है वो उसको वैसा प्रतीत हो रही है कि सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति उसको दिख रहा है, डूबता हुआ सूरज। कैसा सूरज, डूबता हुआ। ये पूरा दृश्य शांत है, और ये पूरा दृश्य कैसा शांत, एकदम शांतता है, वातावरण में कोई किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, पूरी एकदम एकांत है, शांत है पूरा, है ना। आप महसूस करो कि प्रकृति के ऐसे वातावरण के साथ आप खड़े हो, ऐसा आप खुद ही महसूस कर रहे हो, है ना। किसी नदी के किनारे पे आकाश आपको दिख रहा है, दूर तक अंधेरा छाने की स्थिति आ गई है, पश्चिम में सूरज डूब रहा है, डूबने वाला है। और अचानक क्या होता है, यहाँ लिखा अचानक बोला मोर, अचानक मोर बोल उठता है ना। मानो किसी ने आवाज़ लगाई, मानो क्या हुई, किसी ने आवाज़ लगाई। सुनते हो मतलब एकाएक जो है इस शांतता को किसी ने भंग किया है। वो भंग करने वाला कौन है, मोर, क्योंकि मोर ने अपनी आवाज़ लगाई, है ना। मोर अब एकदम शांत वातावरण में, आपने कभी सुना होगा जब अचानक पूरे चारों ओर शांतता है ना, एकांत है, और अचानक मोर जब बोल उठता है तो उसकी आवाज़ वैसे भी बहुत तेज़ होती है, तो चारों ओर एकदम से जो सन्नाटा है वो ख़त्म हो जाता है। मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो, मोर ने ऐसी आवाज़ लगाई, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। वो कह रहा है कि सुनते हो। इसके बाद ये दृश्य जो है घटना में बदल जाता है। ये जो दृश्य जो है एक घटना में बदल जाता है। अब घटना जो अभी तक कभी जो एक दृश्य की कल्पना कर रहा है, अब घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, चिलम उलट जाती है मतलब सूरज की जो डूबता हुआ सूरज को कभी क्या कह रहा है यहाँ पे, चिलम। अब चिलम क्या हो गई, उलट गई। उलट गई मतलब अब वो अंधकार हो गया, अब वो बुझने लगी, है ना। आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और शाम हो जाती है, मतलब रात होने लगती है ना। इस प्रकार से कवि यहाँ पर इसका वर्णन कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस कविता को पढ़कर इसका भावार्थ भी आपको पूरा बता देता हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। वही बात मैंने जो अभी बताई, इस जहाँ जो मैंने सारांश बता दिया था, इसको अपन अलग अलग थोड़ा सा देखते हैं इसका भावार्थ। आकाश का साफा बांधकर, यहाँ पर जो चित्रण किया है, जो प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कवि कर रहा है, किसके रूप में कर रहा है, किसान के रूप में। किसका, किसान। जाड़े की शाम का वर्णन किसान के रूप में यहाँ पर कवि कर रहा है। आकाश का साफा बांधकर, अब किसान जो है वो आकाश का साफा बांधकर मतलब किस रूप में देख रहा है, आकाश के रूप में, है ना। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, एक पहाड़ जो है वो कैसा है, बैठा है। मतलब इस प्राकृतिक दृश्य में यदि अपन देखें तो पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ जो है बैठे हुए किसान की तरफ दिख रहा है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और सूरज की जो चिलम खींच रहा है मतलब मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि उसके सिर पर जो साफा बंधा हुआ है ना। साफा मतलब किसका, आकाश का साफा। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और सूरज जो अब वो डूब रहा है ना, उसके अंगारे उसको लग रहा है कि कैसा है, उसके ऊपर रखे हुए, चिलम के ऊपर रखे हुए अंगारे के समान है। मतलब जो सूरज की लालिमा है वो अंगारे के जैसे उसको दिखाई दे रही। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब किसान जो यहाँ बैठा हुआ है, एक नदी वहाँ से बह रही और वो नदी जो है उसको ऐसी लग रही कि एक चादर उसके घुटने पर रखी हुई है ना। चादर, नदी जिस प्रकार से बहती है, बह रही है, उसी प्रकार से हो सकता है हवा भी चल रही होगी, और नदी की कल्पना यहाँ पे कवि वहाँ पे कर रहा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और पास ही दहक रही, पलाश एक वृक्ष मैंने अभी बताया, और एक वृक्ष है जो कि जिसके लाल लाल फूल होते हैं, टेसू के फूल भी इसको अपन कहते हैं, पलाश के फूलन। और लाल होने के कारण कैसे लग रही, अंगीठी के जैसे दिख रहे, अंगीठी, अंगारा, अंगीठी,
अंगारा है ना, जब लकड़ी वगैरह जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो जो अंगारा होता है उसको अपन उसको क्या कहते हैं, अंगीठी। उस कुछ कोयले के 2-4 जब टुकड़े अपने को मिलते तो अपन उसको क्या कहते हैं, अंगीठी। तो पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो पलाश का जो वृक्ष है ना, उस पर लाल लाल जो फूल आए हुए वो कैसे दिख रहे हैं, अंगीठी के जंग जैसे दिख रहे हैं। कैसे, अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और पूर्व दिशा में अंधकार है ना, पूर्व में कैसा है, अंधकार। जब अपन देखते हैं क्षितिज को देखते हैं दूर, अपन जब पृथ्वी और आसमान के मिलन स्थान को, जिसको अपन क्षितिज कहते हैं, उस स्थान को देखते हैं तो घना अंधकार वहाँ पर दिखाई देता है। और अंधकार कैसा दिखता है, कवि को किस रूप में देखता है कि भेड़ों के गले सा, भेड़ों के एक झुंड, गले सा मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कवि, एक झुंड सा, एक बड़ा झुंड जो है भेड़ों का वहाँ पे बैठा है, क्योंकि एक शाम होते जा रही है, अंधकार वहाँ पर हो गया, अंधकार होने लगा, शाम का समय का वर्णन यहाँ पे कवि कर रहा है। दूसरे पैराग्राफ में अपन देखे तो अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी। अचानक बोला मोर। अब चारों ओर सन्नाटा है। ये दृश्य का वर्णन कवि ने पहले किया और उसके बाद अब देखता है कि अब शाम होने वाली है ना। इस पूरे वर्णन को आप देखते आ रहे हो। उसके बाद एकाएक क्या हुआ, अचानक बोला मोर। चारों ओर सन्नाटा है ना। आपने कभी महसूस किया होगा ऐसे शाम के समय आप कहीं एकांत में किसी मेड़ के ऊपर, नदी के किनारे कोई खेत है, वहाँ पे आप खड़े हो और एकाएक किसी मोर ने क्या लगाई, आवाज़ लगाई। तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी ने आवाज़ दी कि सुनते हो, है ना, सुनते हो, अब शाम हो गई, है ना। एक प्रकार से ऐसे आवाज़ आती है। आप खेती में या किसानी जो करने वाले लोग हैं इस बात को अच्छे से अनुभव कर सकेंगे, इस बात को कि नदी भी बह रही है, शाम का समय है ना, आकाश ऊपर आपके है। और मतलब ये दृश्य जो कभी जो कल्पना कर रहा है कि किसान जो किस प्रकार से साफा बांध कर बैठा हुआ है, किसान मतलब आकाश, है ना। और ये शाम का समय है। वो जो वर्णन उसने किया कि पलाश की अंगीठी, मतलब जो सूरज डूब रहा है, लाल हो गया, है ना। उस कैसा वातावरण जब शाम के समय क्या हो जाता है, लाल सा हो जाता है अंधकार होने से पहले। तो वैसा दृश्य हुआ है ना। और उसी समय मतलब पश्चिम में अब सूरज क्या हो रहा है, डूब रहा है। उसी समय अचानक बोला मोर। अचानक मोर क्या वो बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़, जैसे किसी ने क्या कर दिया, आवाज़ दी। सुनते हो, चिलम औंधी। चिलम औंधी। अब चिलम मतलब जो मैंने आपको पहले बता दी, चिलम गाँव में जो पीते हैं कुछ किसान लोग जो है, इस चिलम के द्वारा से धूम्रपान वो करते हैं। तो चिलम के ऊपर अंगारे रखे जाते हैं, उसको जलाने के लिए क्या करते हैं, अंगारे। तो चिलम औंधी, अब मतलब चिलम धुल गई है। चिलम धुल जाना मतलब अंधकार होना। धुआं उठा, अब धुआं उठ गया है चारों, क्या है, थोड़ा सा धुआं, मतलब अंधकार का धुआं। अंधकार होने से पहले एक प्रकार से कभी को धुआं सा महसूस होने लगा है। सूरज डूबा, अब सूरज डूब रहा है, मतलब अंधकार छा रहा है, अंधेरा छा गया। और इस प्रकार से पूरे उस प्राकृतिक वातावरण में अंधकार छा गया। यहाँ पे कवि ने बड़े सुंदर तरीके से इस प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। अब आने वाले आपके जो भी आपकी क्लास होगी, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।